हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका अप्रैल 2023 का संस्करण। करंट अफेयर्स की पत्रिका है, इंपॉर्टेंट बुक है। सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए पहला टॉपिक तो 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। देखा जाए तो 21 फरवरी की अधिसूचना में विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और देखा जाए तो केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला जो 22वां विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है। और आयोग के लिए अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 में की थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब कार्यभार संभाले तो कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद ही आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। ठीक है। तो उसमें कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1.5 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कुनु नेशनल पार्क में। देखिए 17 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की खेप को लेकर भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी। ठीक है। और विमान जो है वो 18 फरवरी को प्रातः ग्वालियर एयरबेस पर उतरा था। और इससे पूर्व देखिए तो चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से, ठीक है, 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश स्थित कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है। ये कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे छोड़ा गया था। ठीक है। और देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौता कहा, और समझौता के तहत था कि अफ्रीका से अगले 10 वर्षों में 12-12 चीते प्रति वर्ष भारत लाए जाएंगे। ठीक है। भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। ठीक है। एक भी नहीं थी, और अब 12 इस बार लाए गए, 8 पहले लाए गए। ठीक है। और ये अब अगले 10 वर्षों तक लाए जाएंगे, हर साल 12 चीते। देखिए इन चीतों को सियोपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया, जहां इन्हें क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया। ठीक है। और 1.5 माह के बाद इन्हें बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा। अब 12 चीतों के जो ताजा खेप पहुंचा उसके बाद इस पार्क में चीतों की कुल संख्या जो है वो 20 हो गई है, जिनमें से 10 नर हैं और 10 मादा हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण। देखा जाए तो 27 जनवरी को डीआरडीओ ने ध्वनि की गति से 6 गुना गति के लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाला हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। देखिए परीक्षण स्थल जो था इसका वो था उड़ीसा के तट के निकट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। और इस मानव रहित हाइपरसोनिक व्हीकल में अपने पिछले परीक्षण में ही 7,500 किलोमीटर की गति को प्राप्त कर लिया था। ठीक है। पिछले परीक्षण में। और डीआरडीओ ने इस परियोजना के उद्देश्य 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक पे देखें तो नेक्स्ट है कि इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। ठीक है। 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। देखा जाए तो 10 फरवरी 2023 को इसरो ने एक छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान एसएसएलवी D2 की उड़ान द्वारा 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। इन उपग्रहों को देखें तो पहला है आपको इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07 शामिल था। फिर चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह था आजादी सैट 2, और अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानूस 1 शामिल था। ठीक है। तीन उपग्रह थे, ये तीनों थे। ठीक है। और देखिए एसएसएलवी रॉकेट से बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा सकेगा। और 10 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एसएसएलवी D2 द्वारा भरी उड़ान इस रॉकेट की दूसरी उड़ान थी।
और पहली उड़ान जो थी वो अगस्त 2022 में जो की गई थी, लेकिन वो विफल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध। देखा जाए तो 18 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF एवं खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इन दोनों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध आरोपित किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को देखें तो ये 43वां संगठन है और KTF मतलब खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है वो 44वां आतंकी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए और इसमें जो है प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित किया है। ठीक है, देखा जाए तो संधू जो है वो भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 54 में यानी 54th व्यक्ति हैं। इसके विरुद्ध इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। ठीक है, देखिए JKGF का गठन जो है जहां लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर किया गया था, और वहीं KTF जो है KTF पंजाब में आतंकवाद को फिर से भड़काने में लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए आगे देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार JKGF कश्मीर में घुसपैठ, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने और नियमित रूप से सुरक्षा बलों को धमकी देने में शामिल रहा है। ठीक है, और KTF जो है ये संगठन 2011 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में बना था, जो कि कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2021 में 1.63 लाख और 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। देखा जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संसद में बताया कि 2011 के बाद कुल 16,63,440 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त की है, और वर्ष 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले 1.63 लाख थी। ठीक है, 2021 में कितने थे तो 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी, और वही 2022 में देखा जाए तो 2.25 यानी लगभग 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी और अन्य देशों की नागरिकता को ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है BCCI के महिला प्रीमियर लीग यानी WPL विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का शुभारंभ किया गया। देखिए BCCI के द्वारा जो महिला क्रिकेटरों के लिए महिला प्रीमियर लीग जो है उसका आयोजन हुआ। पहले IPL जो था वो मेंस प्रीमियर लीग की तरह होता था, IPL इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। ठीक है, अब महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए महिला प्रीमियर लीग यानी विमेंस प्रीमियर लीग को चालू किया गया है। ठीक है, BCCI के द्वारा, और ये टूर्नामेंट जो है ये भी T20 चैलेंज का स्थान ले रहा है। मतलब देखा जाए तो पहले T20 चैलेंज होता था महिलाओं का, IPL के समय ही 3 टीमों का एक मैच होता था, मतलब एक सीरीज होता था, इसको T20 चैलेंज कहा जाता था। ठीक है, अब उसके जगह पर ये WPL आ गया। देखिए 2018 से 2022 के दौरान खेले गए T20 चैलेंज में टूर्नामेंट में 3 टीमें रहती थी, और महिला प्रीमियर लीग में जो शुभारंभ हुआ इसमें 5 टीमें हैं। ठीक है, पहले उसमें 3 टीमें थी और इसमें 5 टीमें आ गई, और ये पहला संस्करण है WPL का। शुभारंभ हुआ 22 मार्च 2023 से। कुल मिलाकर 22 मैच खेले जाएंगे। पहले WPL में 5 टीमें हैं जिनके शहरों के नाम के हिसाब से देखा जाए तो अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ के नाम पर है। ठीक है, और टीमों की जो नीलामी हुई है उसमें 4,669.99 करोड़ की राशि BCCI को मिली है नीलामी से, टीमों की नीलामी से। और सर्वाधिक बोली जो है वो अहमदाबाद टीम के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा लगाई गई है। कितनी राशि का तो 1289 करोड़ का बोली लगाई गई। ठीक है, और देखें तो महिला खिलाड़ियों के लिए 13 फरवरी को संपन्न नीलामी में सर्वाधिक 3.40
करोड़ स्मृति मंधाना जो कि भारत की है, उसके लिए रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने चुकाए हैं। ठीक है, बेंगलुरु ने सबसे सर्वाधिक कीमत में खरीदा है किसको, तो स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ रुपए में। ठीक है, और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ रुपए चुकाए हैं। और प्रत्येक टीम का न्यूनतम जो है वो 15 होंगे और अधिकतम 18 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, न्यूनतम 15 खिलाड़ी और अधिकतम 18 खिलाड़ी हर टीम में होंगे। ठीक है, लेकिन प्लेइंग 11 के लिए 11 खिलाड़ियों में 4-4 विदेशी खिलाड़ी को रखना अनिवार्य होगा। और खिलाड़ियों की खरीद के लिए प्रत्येक टीम के पास अधिकतम 12 करोड़ रुपए की राशि है। ठीक है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कप्तान जो होंगी वो स्मृति मंधाना होंगी, भारत की है। यूपी वॉरियर्स जो है उसमें अलीसा हिली होंगी, एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की है। मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर, भारत के। गुजरात जायंट्स के कप्तान होंगे बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया के। और दिल्ली कैपिटल के कप्तान होंगे मैग लैंगिंग, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, यहाँ 2 खिलाड़ी जो है वो भारत के कप्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द की। ठीक है, देखिए वो यूं कि 27 फरवरी 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो अग्निपथ योजना है उसको वैध करार दिया और इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। देखा जाए तो ये फैसला जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनाया। ठीक है, देखिए फैसले में कहा गया कि राष्ट्र हित में बना यह योजना हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है तथा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से प्रश्न किया कि इस योजना की वजह से उनके किन अधिकारों का हनन हो रहा था। ठीक है, किन अधिकारों का हनन हो रहा था ये पूछा गया। देखिए इसमें जो शामिल हो रहे हैं मतलब अग्निपथ योजना में जो भी जाने वाले हैं उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है उसके अनुसार कि 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के आयु के लोग होंगे, इसके आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 4 साल का कार्यकाल मिलेगा और इस 4 साल के बाद उनमें से 25% लोगों का सेवा जो है वो नियमित करने का प्रावधान है इस योजना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 59 लाख से अधिक। देखा जाए तो 9 फरवरी 2023 को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि 1 फरवरी 2023 को देश के सभी 25 न्यायालयों में लंबित जो मामले हैं उसकी संख्या है 59,87,477 और सर्वाधिक लंबित मामले जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10.38 लाख। सबसे कम लंबित सिक्किम उच्च न्यायालय में है 171 मामले और साथ ही संदर्भ में तिथि को सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या जो है वो 69,511 उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब इस तिथि को 9 फरवरी की तिथि जो है जब बताया गया उस प्रश्न के उत्तर में तो उस समय तक जो हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं वो है 69,511। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 12 राज्य में नए राज्यपाल वहीं केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। तो देखा जाए तो 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की और इस 12 राज्यों में जो नए राज्यपाल आए हैं उनमें से 6 राज्यों में नए राज्यपाल आए हैं। ठीक है, बाकी का 6 जो है वो ट्रांसफर हुआ है एक राज्य से दूसरे राज्य में, लेकिन 6 जो है वो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। एक केंद्र शासित क्षेत्र है जो लद्दाख, वहां के उपराज्यपाल पद हेतु एक उपराज्यपाल की नियुक्ति भी की गई है। अब देखिए वो क्षेत्र जहां पे नए राज्यपाल आए हैं जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ है एस अब्दुल नजीर, ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाए तो ये वही है जो अयोध्या केस में सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में थे। ठीक है, और नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आया है लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक। फिर सिक्किम के लिए है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता थे। और झारखंड के
नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता है। हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ला, नए राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश के ये भाजपा नेता है। फिर असम के हैं नए बने गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। चलिए अब उन राज्यों का देखें जहां स्थानांतरण करके नए राज्यपाल आए हैं। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल आए हैं वो है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वभूषण हरिचंदन, और ये कहां से आए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से आए हैं, छत्तीसगढ़। मणिपुर के हैं नए जो बने हैं अनुसुईया उइके, ये पहले छत्तीसगढ़ की थी। फिर है नागालैंड, नागालैंड में जो आए हैं वो है गणेशन, राज्यपाल के रूप में गणेशन, और ये मणिपुर से आई हैं। फिर मेघालय में देखें तो मेघालय में बने हैं फागू चौहान, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे। फिर बिहार के आए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के पहले थे। महाराष्ट्र में नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस, ये झारखंड के थे। और लद्दाख के जो है वो बने हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा चुनाव। तो त्रिपुरा में देखें तो त्रिपुरा के मतदान एक ही दिन हुए, 16 फरवरी को। विधानसभा की यहाँ कुल सीटें थी 60, मतगणना हुई 2 मार्च को। ठीक है, मतगणना एक्चुअली तीनों राज्यों में 2 मार्च को ही हुई है। ठीक है, और देखा जाए तो भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन के 33 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 32 और आईपीएफटी को 1 सीटें प्राप्त है। ठीक है, देखा जाए तो 2023 में जो बीजेपी को मिली है वो 32 सीटें मिली हैं, यहाँ इसको 4 सीटों का नुकसान हुआ है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, आईपीएफटी को 1 सीट मिला है, यहाँ इसको 7 सीटों का नुकसान हुआ है। माकपा को 11 सीट मिला है, 5 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 3 सीट मिला है। ठीक है, और पिछली बार यहाँ 0 था, लेकिन इस बार 3 सीटों का बढ़ोतरी हुआ है कांग्रेस को। ठीक है, फिर देखा जाए तो टिपरा मोथा पार्टी, यहाँ इसको 13 सीटें मिली हैं, पिछली बार 1 भी नहीं मिली थी। कुल 60 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नागालैंड। नागालैंड का देखा जाए तो यहाँ 27 फरवरी को मतदान कराया गया। विधानसभा की कुल सीटें यहाँ भी 60 है, लेकिन 59 सीटों के लिए मतदान हुए। भाजपा की एक उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण यहाँ 59 सीटों के लिए मतदान हुए। फिर देखा जाए तो भाजपा और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी गठबंधन ने एक बार पुनः यह 37 सीटें प्राप्त की, और यहाँ पर देखा जाए तो एनडीपीपी को 25 और बीजेपी को 12 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा बरकरार है। ठीक है, एनडीपीपी मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 25 सीटें मिली, 7 सीटें अधिक मिली है 2018 की तुलना में। बीजेपी को 12 सीटें मिली थी पिछली बार भी और इस बार भी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी, उसको 7 सीटें मिली है। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को 5 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें, नागा पीपुल्स फ्रंट को 2 सीटें, और रिपब्लिक पार्टी जो है अन्य के साथ वो है 2 सीटें, अन्य है 5 सीटें। ठीक है, देखा जाए तो कुल 60 सीटें होगी। चलिए अब मेघालय का देखा जाए। मेघालय का देखा तो 27 फरवरी 2023 को मेघालय में मतदान हुआ। विधानसभा की यहाँ भी कुल 60 सीटें हैं। 59 सीटों के लिए मतदान हुए, क्योंकि एक उम्मीदवार का निधन होने के कारण वहां मतदान नहीं कराया गया था। ठीक है, और निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी को 26 सीटें प्राप्त हुई। नेशनल पीपुल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा 3 पार्टियों का गठबंधन है। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी, और भाजपा का यहाँ पे गठबंधन है। देखिए भाजपा को 2 सीटें मिली हैं, एनपीपी को मिली है 26 सीटें, यूडीपी को 11 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, और वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी को 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। ठीक है, देखिए 26 फरवरी 2023 को दिल्ली प्रशासन की 2021-22 की आबकारी नीति लागू हुई, और लागू करने के कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई ने आप सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री मतलब आम आदमी पार्टी के नेता
उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया है उनको गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी और उसका उद्देश्य सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि उन्होंने टालने वाले जवाब दिए और सबूत दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। जमानत याचिका रद्द करते हुए 4 मार्च को सीबीआई रिमांड में उच्च न्यायालय उन्हें सौंपा है। ठीक है, और गिरफ्तारी के बाद उनका त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री ने संदर्भित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। पहला है रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्व, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं। देखा जाए तो 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है बल्कि उसका विसैन्यीकरण करना है। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी फिलहाल ये अंत होता नहीं दिख रहा है युद्ध। न तो यूक्रेन ने पीठ दिखाई और न ही रूस का हमला यूक्रेन के विसैन्यीकरण तक सीमित रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 1 वर्ष के अनवरत जारी जो ये युद्ध है, युद्ध में ना कोई जीता है और ना कोई हारा है। अनगिनत लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लिए हुए हैं। युद्ध में सैनिकों की मौत के आंकड़ों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, किसी ने भी नहीं किया है दोनों देशों में से। ठीक है, और देखा जाए तो लॉजिस्टिक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तेल गैस के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई, सप्लाई चेन अवरुद्ध होने के अनेक देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और इस युद्ध के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित अनेक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना ने रूस को करारी चोट पहुंचाई है। ठीक है, रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों बंदरगाहों पर कब्जा जहां किया, वहीं यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर इलाकों को फिर से अब कब्जा में ले लिया है। ठीक है, इस दौरान रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी पश्चिमी देशों ने लगाए और रूस को हो रहे जो आर्थिक नुकसान के कारण रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए बातचीत करने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी अब अड़ चुका है। वह तब तक बातचीत में शामिल नहीं होगा जब तक रूसी सेना उसके क्षेत्र से बाहर नहीं हो जाती। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व रूस ने जब यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था तो उसे यह युद्ध इतना लंबा चलने की आशा नहीं थी। उसका अनुमान था कि रूसी सेना अधिक से अधिक 1 या 1.5 महीने में यूक्रेन के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी, लेकिन किंतु पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से व्लादिमीर पुतिन का ये इंतजार है, ये मुश्किलें जो है दोनों बढ़ा दी। ठीक है, जिससे भारी नुकसान रूस को भी करना पड़ रहा है, रूस को भी काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव 141-7 के मतांतर से पारित, भारत मतदान से अलग रहा। देखा जाए तो 23 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष आपातकाल सत्र में, ठीक है, मतलब कहा जाए तो जो 24 फरवरी को 1 वर्ष पूर्ण हुआ था युद्ध का, तो उससे मात्र 1 दिन पहले 23 फरवरी को रूस के युद्ध पर एक प्रस्ताव 141-7 के मतांतर से पारित किया गया। भारत और चीन सहित 32 सदस्य देश इस प्रस्ताव में मतदान में अनुपस्थित रहे। भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है और इस मामले में बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हमारी सामूहिक अंतरात्मा का अपमान है, युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता को हवा दे रहा है और वैश्विक तनाव और विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और कहा कि अन्य संकटों की तरफ ध्यान हट रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है, वैश्विक मुद्दों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन की उस सीमा के अंदर उसकी जो संप्रभुता, आजादी,
एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई। रूस बगैर किसी देरी और शर्त के यूक्रेन इलाकों से पूरी तरह वापस चला जाए, ऐसा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा अपने बयान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अमेरिकी क्षेत्र में चीन के खुफिया गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया। तो देखा जाए तो 4 फरवरी 2023 को अमेरिका ने एक मिसाइल के प्रहार के जरिए चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को नष्ट किया और ये वर्जीनिया में लांगले से उड़ान भरकर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने मिसाइल से प्रहार किया और गुब्बारे को नष्ट कर दिया। गुब्बारे का जो मलबा है वो अटलांटिक महासागर में अमेरिकी क्षेत्र में गिरा, जिसे एकत्र कर अमेरिकी नौसेना ने इसे खुफिया एजेंसी FBI को सौंपा है। ठीक है, और FBI ने इस पर जांच किया और जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि गुब्बारे में जो है वो एक उच्च क्षमता वाले कैमरे हैं जो कि एक ही स्थान से कई कोनों से फोटो लेने और वीडियो बनाने में सक्षम थे। अमेरिकी सरकार के बयान से गुब्बारे के द्वारा जासूसी करने की तार जो है वो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। और ये गुब्बारा उन गुब्बारों से वायरलेस के जरिए जुड़ा था जो 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ते हुए जासूसी कर रहे हैं। पेंटागन के अनुसार सर्वप्रथम ये 28 जनवरी को गुब्बारे को देखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। देखा जाए तो शहाबुद्दीन चुप्पू जो पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे और बांग्लादेश के ये 22वें राष्ट्रपति होंगे। देखा जाए तो 23 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश में विगत 10 वर्षों से राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अब्दुल्ला हामिद का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया और बांग्लादेश के जो संविधान है उसके अनुसार देखें तो कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू इस पद हेतु एकमात्र उम्मीदवार थे एवं 13 फरवरी को ही उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निकोस क्रिस्टोडुलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो 12 फरवरी को यूरेशिया के द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस में संपन्न चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री निर्दलीय उम्मीदवार निकोस क्रिस्टोडुलाइडस नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरे दौर के मतदान में 51.9% मत प्राप्त कर विजय रहे। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो है माव्रोवियानिस को 48.1% मत प्राप्त हुआ और निवर्तमान राष्ट्रपति निकोस एनास्तासियाडस जो लगातार 2 कार्यकाल से राष्ट्रपति थे वो संवैधानिक प्रावधान के तहत तीसरे कार्यकाल के लिए वहां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तुर्की में भूकंप के भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटके। तो देखिए 6 फरवरी और उसके बाद यूरेशिया स्थित जो तुर्की और भूकंप के झटकों से वहां कहर का शिकार बन गया। लगातार 3-4 दिन तक नए झटके आते रहे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 थी। भूकंप के झटके के जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर 7.8 थी और भूकंप का जो केंद्र था वो टर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के निकट गांजियाटेप प्रांत में नूरदगी शहर में था। सीरिया में भूकंप के झटके भी लगभग 4000 मौतें आकलित की गई। सीरिया में जो भूकंप के झटके लगे वहां भी लगभग 4000 लोगों की मौत हुई और तुर्की के भूकंप प्रभावित जो 10 राज्य हैं उसमें 30,000 मौतें हुई। ठीक है, फरवरी के मध्य तक वहां जो ध्वस्त इमारतों में के मलबे थे उसमें से सब मिलना जारी रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने घोषित किया। ठीक है, और देखा जाए तो भारत सरकार ने तुर्की की राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से एक सहायता मिशन चलाया जिसमें आपको NDRF की टीम को भेजी गई, वायुसेना के लोग गए, सेना गए। ठीक है, देखिए यहाँ लगभग 7 दिन तक ये चला था। भूकंप के परिणाम स्वरूप देखें तो भीषण तबाही के लिए जो भवनों का निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग को माना गया और भूकंप रोधी से नहीं बनाया जाने के कारण ये बड़ा कारण बना। विशेषज्ञों ने इसके बताया इस भूकंप में जो ध्वस्त होने का कारण था वो था कि इसके भूकंप रोधी नहीं बनाया गया था। ठीक है, और ऐसे लगभग 130 ठेकेदारों को फरवरी के मध्य तक गिरफ्तार किया जा चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही, आपातकाल की घोषणा।
तो देखा जाए तो न्यूजीलैंड में गैब्रियल नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही फरवरी के मध्य मचाई। चक्रवात के चलते देश के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। 13 फरवरी की भीषण वर्षा से 60,000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए तथा 40,000 से अधिक घरों में बिजली बंद हुई। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में आया था एक गैब्रियल नाम का चक्रवात। ठीक है, देखिए ऐसी आपातकाल की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और 14 फरवरी को की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देखा जाए तो 2022-23 में राष्ट्रीय आय एवंसो के दूसरे अग्रिम अनुमान 7 जनवरी 2023 के पहले अग्रिम अनुमानों में संशोधन। तो देखा जाए तो ये 28 फरवरी 2023 को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही मतलब अक्टूबर दिसंबर में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों उप क्षेत्रों के निष्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर इस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय संबंधित दूसरे अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए। ठीक है, पहले अग्रिम अनुमान जो है वो 7 जनवरी को जारी किया गया था। इन दोनों तिमाहियों में मतलब ये पहला तिमाही और दूसरा तिमाही, ये तीसरा तिमाही का हो गया अक्टूबर दिसंबर, तो पहला तिमाही और दूसरे तिमाही, इन दोनों तिमाहियों का जो निष्पादन के आंकड़े हैं उसमें भी संशोधन किया गया एनएसओ के द्वारा 28 फरवरी के आंकड़ों में। ठीक है, देखा जाए तो जो 2021-22 और 22-23 की राष्ट्रीय आय से संबंधित है एक प्रमुख आंकड़े इस दृष्टि में, तो 2011-12 इसके स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो कांस्टेंट प्राइस मतलब ये बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, कांस्टेंट पे देखें स्थिर मूल्यों पर, तो 28 फरवरी 2023 के पहले जो संशोधित आकलन थे जीबीए एट बेसिक प्राइस वो थे 8.8% वृद्धि दिखाया गया था, लेकिन ये 6.63% वृद्धि हो गया है 2021-22 से 2022-23 में। ठीक है, एक साल में जो सेकेंड ईयर है। ठीक है, दूसरा अग्रिम अनुमान जो है 28 फरवरी 2023 को, ठीक है, ये दूसरा अग्रिम अनुमान में ये 6.6% का वृद्धि दिखाया गया, 147.13 लाख करोड़ का है। ठीक है, फिर आपको नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन देखें तो ये 12.58 लाख करोड़ है। फिर जीडीपी देखें, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, तो इसमें 7% का वृद्धि दिखाया गया है दूसरे अग्रिम अनुमान में। ठीक है, पहले अग्रिम अनुमान से दूसरे में 7% का वृद्धि है, यानी 159.71 लाख करोड़ का है। फिर आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम में देखें तो 7.1% का वृद्धि है, 135.69 लाख करोड़ है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो इसमें 6% का वृद्धि है, यानी 98,118 लाख करोड़ है। ठीक है, चलिए अब देखें एट करंट प्राइस में, तो ये तो कांस्टेंट प्राइस में था, स्थिर मूल्य पे कांस्टेंट प्राइस में, ये करंट प्राइस यानी प्रचलित मूल्य पर देखें तो जीवी एट बेसिक प्राइसेस जो है वो है 247.87 लाख करोड़, यानी कि 15.2% का इसमें वृद्धि है। ठीक है, फिर आपको नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन 24.96 लाख करोड़, और जीडीपी में देखा जाए तो 15.9% का वृद्धि दिखाया गया है, 272.04 करोड़ लाख करोड़ का। ठीक है, नेट नेशनल इनकम अगर हम लोग देखें तो ये 17% का इसमें वृद्धि है, और पर कैपिटा इनकम जो है उसमें 15.8% का वृद्धि है, यानी 1,72,000। ठीक है, चलिए आगे है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जो जीडीपी में वृद्धि हुई है 2011-12 स्थिर मूल्यों पर, तो एग्रीकल्चर, वानिकी और मत्स्य की मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में देखें तो फरवरी 2023 का जो 28 फरवरी 2023 का जो अग्रिम अनुमान है दूसरा, उसमें 3.3% दिखाया गया है। ठीक है, और माइनिंग एंड क्वारी में 3.4%। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माणी में 0.6%। ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस में ये 9.2% है। फिर निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में 9.1% है, और फिर आपको ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग इसमें 14.2%। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें जीवी एट बेसिक प्राइस में तो ये है 6.6%। ठीक है, 6.6% का वृद्धि।
और देखा जाए तो प्रचलित मूल्यों पे जो जीवीए में तीनों उत्पादक क्षेत्रों का योगदान है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का, तो 2021-22 में ये 21% जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का है 26.5% और तृतीय क्षेत्र का है 52.5%। ठीक है, अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो 214.4 लाख करोड़। ठीक है, उसी तरह का हम लोग देखें तीनों उत्पादक क्षेत्रों में जीवीओ में वृद्धि स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, ये स्थिर मूल्य पर है, वो करंट प्राइसेस पे था, ठीक है, प्रचलित मूल्य पर, और ये कांस्टेंट प्राइस पे है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये 2021-22 में 3.9% है, द्वितीय क्षेत्र में 12% और तृतीय क्षेत्र में 8.8%, मतलब कुल जीवीए देखें तो ये 8.8% है। ठीक है, यानी कि स्थिर मूल्य पर कुल जीवीए जो हुआ वो 138.0 लाख करोड़ है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में ही करना अनिवार्य। तो देखा जाए तो 22 फरवरी 2023 की बैठक में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनाजों की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में ही करने का प्रावधान 2023-24 के लिए बरकरार रखा गया। इसका निर्णय जो है वो आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की बैठक में लिया गया। और चीनी के मामले में देखें तो 20% पैकिंग जूट की बोरियों में ही किया जाना बरकरार रखा गया। ठीक है, अनाज के लिए 100% है और ये चीनी के लिए ये 20% है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना की 2-2 हजार की 13वीं किस्त 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित। तो देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत एक साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए कर किसानों के अकाउंट में डीबीटी के द्वारा, ठीक है, डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं 2-2 हजार, यानी साल में 6,000 रुपए। ठीक है, तो उसका ये 13वां किस्त है जो 22 फरवरी 2023 को, ठीक है, 22 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जो है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। तो इसमें देखा जाए तो कुल 8 करोड़ 2 लाख पात्र किसानों को खातों में कुल मिलाकर 16,800 करोड़ की राशि इस किस्त के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए जमा कर दी गई। ठीक है, कितने लोगों को दी गई? तो 8 करोड़ 2 लाख किसानों को कितनी राशि गई? तो 16,800 करोड़ रुपए। 27 फरवरी 2023 को जारी जो 13वीं किस्त है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम किस्त है। ठीक है, 2022-23 की अंतिम किस्त है। अब ये देखा जाए तो योजना के तहत प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलाकर कुल 6-6 हजार रुपए की राशि दी जाती है किसानों के खातों में। और इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा जिनका कृषि भूमि जिनके नाम पर है। ठीक है, संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग से जो सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान होंगे उनको भी यह लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और किनको नहीं मिलेगा? तो देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में जो पंजीकृत पेशेवर हैं उनको भी इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु भी किया जाता है तो ऐसे भूस्वामी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संवैधानिक पदों पर पूर्व में या वर्तमान में है और पूर्व या वर्तमान मंत्री हैं तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पिछले मूल्यांकन वर्ष में अगर आयकर का भुगतान किया है, ठीक है, और जो भी भुगतान करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो 15 फरवरी 2023 को 2022-23 और 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ की वित्तीय आवंटन के साथ इस केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की मंजूरी प्रदान हुई। देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए सीमावर्ती गांवों के समुचित विकास के लिए इस कार्यक्रम का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में प्रस्तुत किया था। देखा जाए
तो ये जो 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन है, उसमें से 2500 करोड़ का उपयोग सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिए किया जाएगा। ठीक है, और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 663 गांवों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो है सभी मौसम में अनुकूल सड़कें, पेयजल, सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट में लगातार छठी बार वृद्धि। तो देखा जाए तो 6 से 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 की मौद्रिक नीति की 7वीं अंतिम समीक्षा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा की गई। देखिए रेपो रेट जो 8 फरवरी 2023 की स्थिति देखा है, तो रेपो रेट है अभी 6.50, ठीक है, जो कि 7 दिसंबर को 6.25 था, अभी 6.50 हो गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ जो है वो 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है। अनुपात मतलब सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, अनुपात सीआरआर, तो ये है आपको 4.50%। फिर आपको सार्वजनिक तरलता अनुपात जिसे हम लोग एसएलआर कहते हैं, ठीक है, एसएलआर ये है 18%। ये आपको 8 फरवरी 2023 की स्थिति दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि दिसंबर 2022 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1170.38 मिलियन और टेली डेंसिटी कितनी है, तो 84.56%। देखिए 16 फरवरी को दिसंबर 2022 के अंत तक के जो आंकड़े दिए गए हैं दूरसंचार नियामक ट्राई के द्वारा यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं, और इसमें देखें तो शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो अगर मिलियंस में देखते हैं तो वायरलेस वाले हैं 627.03 मिलियन और वायरलाइन वाले हैं 25.35 मिलियन। कुल 652.39 मिलियन है। ठीक है, चलिए अब देखिए ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मिलियन में, तो ग्रामीण में कुल मिलाकर 517.99 मिलियन है कनेक्शन, जिसमें कि 515.89 जो है वो वायरलेस है और 2.10 जो है वो वायरलाइन वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, फिर आपको टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या अगर हम लोग देखें तो 1170.38 मिलियन कनेक्शंस है, टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें वायर लाइन वाले 27.45 है मिलियन में और 1142.93 मिलियन जो है वो वायरलेस वाले हैं। कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ता का प्रतिशत देखें तो शहरी है आपको वायरलेस में 54.86 और वायरलाइन में 92.35, जो कि कुल 55.74 है। ठीक है, प्रतिशत में। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो विभिन्न लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज में जो टेली डेंसिटी है प्रतिशत में देखें, टेली डेंसिटी कहने का मतलब है कि प्रति 100 व्यक्ति पे जो कनेक्शन की संख्या होती है, ठीक है, उसे हम लोग टेली डेंसिटी कहते हैं। तो अखिल भारतीय भारत में मतलब ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो प्रति 100 व्यक्ति पे 84.56 कनेक्शन है। ठीक है, और सर्वाधिक कनेक्शन आपको दिल्ली में मिलेंगे, प्रति 100 व्यक्ति पे 271.97 कनेक्शन है। ठीक है, और सबसे कम बिहार में है 55.18। ठीक है, प्रति 100 व्यक्ति पे 55.18। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर देखा जाए तो मोबाइल फोन सेवा बाजार में जो विभिन्न सेवा प्रदाता हैं उनके बाजार की हिस्सेदारी देखी जाए तो रिलायंस जियो को है 37.14% कनेक्शन की हिस्सेदारी है। एयरटेल की है 32.16, वोडाफोन आइडिया की है 21.11, बीएसएनएल की है 9.34%, एमटीएनएल की है 0.24% और रिलायंस कम्युनिकेशन की है 0.0002%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि। तो देखा जाए तो वाणिज्य मंत्री के आंकड़ों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि हुई है।
8 फरवरी को लोकसभा में प्रश्न के उत्तर देते हुए वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बताया कि 2022-23 के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 1.35 अरब डॉलर का, और इस अवधि में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 87 अरब डॉलर का था। ठीक है, भारत और चीन के बीच कितना है, तो 87 अरब डॉलर का, भारत और चीन पाकिस्तान के साथ 1.35 अरब डॉलर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते देश में विद्युत की मांग में भी रिकॉर्ड वृद्धि। तो देखिए, तेजी से बढ़ती गर्मी के कारण इस वर्ष जो फरवरी का महीना था उसमें बहुत से कार्यालय में पंखे और एसी चलने लगे। इससे विद्युत की खपत में तीव्र वृद्धि हुई। ऐसे भी देखा जाए तो इस बार जो फरवरी में जो गर्मी थी वो कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देखें तो जनवरी 2023 में ही उच्च मांग मतलब 210.61 गीगावाट दर्ज हुआ है बिजली का, और प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक विद्युत की सर्वोच्च मांग जो है वो 10 जून 2022 को थी, 211 गीगावाट दर्ज की गई थी। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी में हो रही जो वृद्धि की प्रवृत्ति है उसको देखते हुए अप्रैल 2023 में विद्युत की मांग 230 गीगावाट के स्तर तक जा सकती है। ठीक है, अप्रैल 2023 की विद्युत की मांग जो है वो 230 गीगावाट के स्तर पर जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। 450 करोड़ की लागत में बना है ये, और इसमें इस टर्मिनल में भवन में प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने का सक्षम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरकार की नीतियों के बारे में भी चर्चा की, जिसके कारण विमान क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार देश में हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले आम नागरिकों को हवाई जहाज में यात्रा करने में समर्थ बनाना है, और अपने सपने को इसको साकार करने के लिए सस्ती हवाई यात्रा वाली उड़ान योजना का भी उल्लेख इस अवसर पर किया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है कि जहां 2014 तक देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे, वहीं आज से मोगा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद हवाई अड्डों की संख्या दुगनी हो गई है, मतलब 148 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं नियुक्तियों की ओर। तो पहला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो ये सौंपा गया है सुजय लाल थाउसेन को। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो ये जस्टिस दीपांकर दत्ता नियुक्त हुए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ नियुक्त हुए। तो ये नियुक्त हुए हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये नियुक्त हुए हैं टीजी सीताराम। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं अरुण कुमार सिंह, बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक। नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं जे चंद्रशेखर अय्यर। नेक्स्ट है फिकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष। ये बने हैं सुब्रकांत पंडा। ये है इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक। तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित कौन हुए हैं। तो ये हुए हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। फिर नेक्स्ट है अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुए। तो यह है सुष्मिता शुक्ला, भारतीय मूल के हैं। इनकी नियुक्ति मार्च 2023 तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। तो देखा जाए तो 5 फरवरी को संगीत के क्षेत्र में 65वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण अमेरिका में लॉस एंजलिस में 5 फरवरी को किया गया। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के इस वार्षिक पुरस्कार में इस वर्ष की श्रेणी में कुछ परिवर्तन हुए हैं, और ये 65वां पुरस्कार जो है
ग्रैमी पुरस्कार, उसके विजेताओं का नाम निम्नलिखित में देखें तो एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, ये दिया गया हैरिस हाउस को। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये बने हैं अबाउट डैम टाइम, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर है जस्ट लाइक दैट। न्यू स्टार्ट सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट में देखें तो ये है समारा जॉय। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस में है इजी ऑन मी। और सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम है हैरिस हाउस। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम है पेशेंट नंबर 9। सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम है फॉक्सट्रॉट वेटलैग। इसमें सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम ब्लैक रेडियो 3। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम मिस्टर मॉडल एंड द बिग स्टेपर्स। सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम है अ ब्यूटीफुल टाइम। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम है द क्लेजियर। सर्वश्रेष्ठ हिस्टोरिकल एल्बम है यांकी होटल फॉक्सट्रॉट। सर्वश्रेष्ठ गॉस्पेल एल्बम है किंगडम बुक 1 डिलक्स। सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम है रिविलर। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम है द मूवमेंट। सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड पोएट्री एल्बम यह है द पोएट हु सेट बाय द डॉ। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो है ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म। अब आते हैं बाफ्टा पुरस्कार की ओर। नेक्स्ट है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, 19 फरवरी को इसके 76वें बाफ्टा पुरस्कारों का वितरण किया गया लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में। और इन पुरस्कारों के तहत जो प्रमुख पुरस्कारों की सूची देखें तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है एडवर्ड बर्गर, फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, निर्देशक है एडवर्ड बर्गर। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म देखें तो यह है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एक जर्मन फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट, फिल्म तार के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टिन बटलर, फिल्म एल्विस के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता है बैरी कियोगन, बंसी ऑफ इनिशेरिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री चुनी गई है कैरी कंडोम, बंसीज ऑफ इनिशेरिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग है फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन दिया गया है फ्लोरेंसिया मार्टिन एंड द एंथनी क्लोरिन को, ठीक है। उसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री किया है नवलनी को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है गुइलेर्मो डेल टोरो पिनाशियो। और बाफ्टा फेलोशिप दिया गया है सैंडी पॉवेल को, जो कि ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिजाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का वितरण। तो 23 फरवरी 2023 को पुरस्कारों का वितरण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में इस पुरस्कारों का वितरण किया, जिसमें 25 फरवरी 2022 को वर्ष 2019-20 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की थी, ठीक है। और उस पुरस्कारों के अकादमी में सर्वोच्च सम्मान यानी फेलोशिप जिसे कहते हैं अकादमिक रत्न, उसको निम्नलिखित 10 कलाकारों को प्रदान की गई है। यहाँ 10 का नाम दिया गया है। पहला है सरोज वैद्यनाथन, सदानंद कृष्णकुट्टी, दर्शना झावेरी, छन्नूलाल मिश्र, AKC नटराजन, स्वप्न चौधरी, टीवी गोपाल कृष्णन, तीजनबाई, भरत गुप्ता और मालिनी राजूकर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो पुरस्कार राशि है वो है 1 लाख। अकादमी फेलो को 3-3 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है फीफा के वर्ष 2022 के पुरस्कार। तो 27 फरवरी को विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा के वर्ष 2022 के पुरस्कारों का वितरण किया गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो चुने गए हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो चुनी गई है वो है एलेक्सा पुटेलस, स्पेन की। और ये लगातार ये दूसरा वर्ष है जब इन्हें दिया गया ये अवार्ड। फिर सर्वश्रेष्ठ वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ कोच है पुरुष में तो वह है लियोनेल स्कालोनी, अर्जेंटीना की टीम के कोच है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच महिला में जो है वो है साइना विगमैन, ब्रिटेन की महिला टीम के कोच है। सर्वश्रेष्ठ वर्ष की गोलकीपर जो चुने गए महिला में वो है मैरी इप्से, इंग्लैंड के। और पुरुष में जो गोलकीपर है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वो है एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में देखें पहला तो ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में फरवरी 2023 में पहले सप्ताह में आए जो भीषण भूकंप है उसमें हजारों लोगों की मौत हुई। इस दुख के समय में राहत कार्यों में हाथ बटाने के लिए भारत ने एक विशेष टीम वहां पर 7 फरवरी को रवाना की। भारत के राहत मिशन को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है कि एनडीआरएफ के सदस्यों के अतिरिक्त सेना, वायुसेना, अन्य विभागों के जवान जिनमें कुछ महिला कर्मी भी शामिल थीं, इनके लिए रातों रात पासपोर्ट विदेश विभाग ने तैयार किए और वीजा की व्यवस्था की। भारतीय दल ने 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक रहकर राहत और बचाव का कार्य में सहयोग दिया। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक। तो देखा जाए तो 20 फरवरी से 5 मार्च तक भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ। दोनों देशों की 45 सैनिकों की सेना इसमें अभ्यास में शामिल हुई थी और भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक शामिल थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है गुजरात में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। तो देखा जाए सागर परिक्रमा मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। देखा जाए तो 19 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के हजीरा पोर्ट से सागर परिक्रमा कार्यक्रम का तीसरा चरण का शुरुआत किया। 21 फरवरी को शुरू हुआ यह तीसरा चरण गुजरात के सूरत से मुंबई के ससून डॉक में समाप्त हुआ 21 फरवरी को। ठीक है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार समेत सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और जापान के संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023। तो देखा जाए तो 12 से 26 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना और जापान के वायु आत्मरक्षा बल का पहला संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जापान के हयाकुरी वायु सैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। अवनी चतुर्वेदी ये पहला अवसर था जब किसी विदेशी बल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किसी महिला अधिकारी ने किया। इस युद्ध अभ्यास में दोनों वायु सेनाओं ने ऑपरेशन अभ्यास, वायु युद्ध रणनीति निर्धारण, आक्रमणों को रोकने, एयर डिफेंस मिशन के अभ्यास दोनों वायु सेनाओं ने इस युद्ध अभ्यास में किए हैं। नेक्स्ट है आईएनएस सुमेधा की अबू धाबी में IDEX और NAVDX 2023 की भागीदारी। तो देखा जाए तो 24 फरवरी 2023 को नौसैनिक प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है वो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है, वहां किया गया। सरयू श्रेणी की स्वदेश निर्मित अपतटीय पोत में भारत की पोत निर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। जावेद खान अमरोही, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जावेद खान अमरोही का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिल्म लगान में राम सिंह के किरदार में विशेष प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त की थी। नेक्स्ट है नंदमुरी तारक रत्न। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता नंदमुरी तारक रत्न का 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नेक्स्ट है के विश्वनाथ। कला तपस्वी के नाम से लोकप्रिय दक्षिण भारत के जाने माने फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 इयर्स के एज में निधन हो गया। नेक्स्ट है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह
और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में दुबई में निधन हो गया। नेक्स्ट है वाणी जयराम। वाणी जयराम जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम 78 वर्ष की आयु में चेन्नई स्थित अपने आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु पाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो पहला है विक्ट्री सिटी, लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है नेवर नेवर, इसके लेखक हैं कॉलिन ह्यूगो एंड टेरेन फिशर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सेक्शन के पीडीएफ से लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।